हेलो एवरीवन। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सादर नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों के बीच में मैं स्पेशल सेगमेंट लेकर हाजिर होंगी। आज का हमारा सेगमेंट का नाम है सुरक्षा कवच। टाइटल विलक्षण प्रतिभा वाले दिव्यांगजनों का उचित सम्मान कैसे होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी, ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा रखती हैं। संयोग की बात यह है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कोई एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो उनसे तो हम लोग नहीं रूबरू हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी फ्रेंड यानी दोस्त के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे कि उनकी कैसी वो अद्वितीय प्रतिभा रखती हैं और किस तरीके से समाज में उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़ी। तो उनकी फ्रेंड मिस प्रभा वर्मा जी, जो कि लखनऊ से हैं और वर्तमान समय में वो एक टीचर के पोस्ट पर सीतापुर में कार्यरत हैं। तो डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम प्रभा जी आपका स्वागत करती है। धन्यवाद बिंदु जी। बहुत अच्छा लगा कि आप दर्शकों को बताएंगी अपने फ्रेंड की प्रतिभा के बारे में। वैसे तो एक लाइन बहुत सटीक है कि हमने लाखों, एक जिंदगी जो होती है किताब होती है, उसमें लाखों हजारों पन्ने होते हैं जिसको सब लोग पढ़ नहीं सकते। अगर उसको पढ़ें तो उसमें से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत कुछ खोते भी हैं। तो चलिए इसी कड़ी में प्रभा जी, हम आपसे दर्शकों की तरफ से एक सवाल करते हैं कि आपकी फ्रेंड का क्या नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। मेरी फ्रेंड का नाम सरिता शर्मा है और ये बिहार राज्य के गोपालगंज नामक जिले की रहने वाली थी। बहुत अच्छा लगा, ये बिहार की रहने वाली हैं। और सरिता जी, तो सरिता जी किस तरीके की दिव्यांगजन है, इसके बारे में बताइए। ये कौन सी इनको मतलब डिसेबिलिटी है, कौन सा चैलेंज को ये फेस कर रही हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। ये क्या कहते हैं, ये दृष्टिबाधित हैं और इनको बचपन से ही नहीं दिखता है, टोटली ब्लाइंड है। कहने का मतलब है प्रभा जी, आपकी बात से क्लियर होता है कि ये विजुअली चैलेंज्ड हैं और बाय बर्थ इनको प्रॉब्लम है। तो आगे मेरा सवाल है प्रभा जी आपसे कि तो सरिता जी के एजुकेशन में भी काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्कूल भी नहीं हुआ करते हैं आसपास में। तो इनकी एजुकेशन और आप कैसे मिले, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
नहीं, एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, ये 1992 में वाराणसी जिले में एक स्कूल था जिसका नाम है जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय। तो ये इस हॉस्टल में आई और फिर क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किया। बाकी इनको पढ़ने लिखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। ये हमेशा 1 to 12 मतलब कि 1 to 5 तक का अपने जीवन ज्योति ही कैंपस में रह करके पढ़ाई होती थी। तो ये इन क्लासों में बराबर फर्स्ट सेकेंड ही आती रही। बहुत अच्छी बात है कि मतलब पढ़ने में बहुत ही प्रतिभावान ये थी, और इनकी मतलब क्लास में जो पोजीशन रहती थी फर्स्ट सेकंड, ये तो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो 5th तक की एजुकेशन हो गई, और जो भी संघर्ष रहा उसको इन्होंने फेस किया, और उसके बाद इनकी प्रतिभा भी काफी अच्छी रही। तो इन्होंने 6 से लेकर 8th तक की एजुकेशन कहाँ से ली और इसके लिए क्या किया? 6 to 8 तक का जो है एजुकेशन वो सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के ली। वहाँ एडमिशन ली तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकिन फिर भी नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ रह करके पढ़ना होता था। तो कोर्स थोड़ा बहुत पीछे होने के जी कारण जी जी कुछ रैंक आई, लेकिन अगर देखा जाए तो अपनी कंपनी में ये फिर भी बराबर फर्स्ट ही सेकेंड रही, क्योंकि अच्छा नॉर्मल अच्छा। बच्चों में करीब 60-70 लोग होते थे। तो जी उनके जी। बीच में भी ये फोर्थ आती थी या तो थर्ड आती थी, ऐसे ऐसे ही पोजीशन रही प्रभा 8 जी, तक का। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ी 6 से लेकर 8th तक। ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें साइटेड स्टूडेंट भी आप लोगों के साथ थे, जो आपके क्लासमेट, मतलब आप लोग और प्लस साइटेड। तो इससे क्या है कि आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते होंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता होगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। जैसे हम लोग को जो पता होता था तो उनको, और देखने वालों को जैसे लगता जो नॉलेज हमारे पास नहीं है या जैसे हमको हेल्प की जरूरत है तो कुछ तो क्लासमेट का भी कोऑपरेट होता था। क्योंकि जैसे डिक्टेशन देना तो हम काफी सारी चीजें मतलब लिख ली जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और ये सभी लोग इस पे अमल करेंगे कि एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग कैसे करना चाहिए। ये भावना आप लोगों को 6 से ही 8th तक में प्राप्त होने लगी कि हमें कैसे सबके साथ अपने आप को एडजस्ट करना है और उसमें कैसे हमें आगे निकलना है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत आप सबको करना पड़ा। तो इसके बाद की क्या कहानी रही, उसके आगे का एजुकेशन कैसे रहा आप लोगों का, और इसके एजुकेशन के अलावा और क्या क्या आप लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब श्रोतागण को बताएंगे तो उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा कि एक विजुअली चैलेंज्ड क्या क्या एजुकेशन के अलावा कर सकता है। जैसे उसके बाद में ये एजुकेशन के लिए एडमिशन ली। एक धर्मचक्र विद्यालय था तो जी जी वहाँ ये 9th से 12th तक का वहाँ शिक्षा ग्रहण की अपनी। जी तो वहाँ भी इनकी पोजीशन अच्छी थी। 9th में इनका आया था फर्स्ट डिवीजन, जी और इधर फिर आया बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में ये आई सेकेंड डिवीजन अपना लेके आई थी। तो फिर इंटर फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट इनका काफी अच्छा रहा। जी 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 लगभग इनका मतलब इंटर में फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट डिवीजन आई, और जब ये 12th में गई तो जी। फर्स्ट डिवीजन से मतलब ये आगे। अपने आप में बहुत मतलब इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया होगा, काफी मेहनत किया होगा, और तभी और इस तरीके की क्लास में इनकी डिवीजन बन सकी है। अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम होने के बाद तो हो ही नहीं सकता है। और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई प्रभा जी, थोड़ा सा ये बताइए यहाँ पर दर्शकों को भी और मतलब मुझे भी कि इसके अलावा सरिता जी और क्या क्या कर लेती थी। एजुकेशन के अलावा इनकी मतलब कुछ
जैसे खेल प्रतियोगिता में भी काफी रुचि लेती थी, उसमें भी हमेशा अरे फर्स्ट वाह। इनाम लेके आती थी। और उसके बाद इनको कुछ मतलब इनके पास हस्तकलाओं का भी ज्ञान था, जैसे कई सारे शोपीस बनाना, जैसे अनानास बनाना, गुलदस्ता, मतलब बहुत सारी चीजें बनाती थी, माला बनाना। तो ये सब चीजें, इसके अतिरिक्त इन्होंने जैसे जैसे सरस्वती वंदना लिखी, जी जिसके जी। बोल जिसके बोल हम आप लोगों को बताते हैं। तो इस प्रकार हैं। मतु प्रज्ञ सुमन उपवन, नहीं कादो सकल जन मन। मतु प्रज्ञ सुमन उपवन, नहीं कादो सकल जन मन। अरविंदम चारु वदन, श्वेतांबर शोभे तन। तुझ में विद्या बल की, बहती पावन धारा। निज आज्ञानी जन को, विवेक से है तारा। तुझ में विद्या बल की, बहती पावन धारा। निज आज्ञानी जन को, विवेक से है तारा। होशार दिमाग को नमन, करते शत शत वंदन। होशार दिमाग को नमन, करते शत शत वंदन। बहुत अच्छा लगा कि इनके बारे में जानकर। जितना सीखा जाए इनसे उतना ही कम है। कहने का मतलब ये सर्व गुण संपन्न, ये मतलब आर्ट इनकी इतनी अच्छी और एजुकेशन में इतनी अच्छी। और आपने एक और इनकी प्रतिभा बताई कि ये लिखने का भी काम करती थी। पोइट्री है और स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपने उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं उसको आपने दर्शकों को सुनाया, उनके बारे में बताया। तो इससे क्या है कि ये हमेशा इसी तरीके से बनी रहेंगी। ना होते हुए शरीर सबकी नहीं होती है, लेकिन आत्मा तो अमर है। वो आपको सुन रही होंगी और उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मेरी एक दोस्त है, वो मेरे बारे में सबको बता रही है। और इससे बहुत सारे लोग इनसे सीख लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इनके अंदर हुनर कूट कूट कर भरा था। तो ये अपने आप में सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। और इनकी इस जज्बे और हुनर को मैं सलाम करती हूँ। तो आगे प्रभा जी, हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने हायर एजुकेशन में कैसे एडमिशन लिया और क्या सफर रहा इनका। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हायर एजुकेशन के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली जा करके। तो वहाँ आईपी कॉलेज में हॉस्टल नहीं ना लेकर के इन्होंने, मतलब इनको रोहिणी सही लगा तो रोहिणी हॉस्टल ली। लेकिन फिर बीच में सिचुएशन पहले की तो अच्छी थी, क्योंकि इनके दादाजी ने सब कुछ किया। लेकिन अब क्या हुआ कि दादा के ना रहने के बाद जब कर ही रही थी, तो जैसे ना, जब दादाजी नहीं रहे तो इनके सामने समस्या ये थी कि इनको घर जाना पड़ा। तो जब तो फिर ये घर चली गई, तो इस वजह से ये पढ़ने में मतलब असमर्थ रही। ओहो, कहने का मतलब ये है कि दादाजी जो थे इनके, वो इनका सपोर्ट करते थे एजुकेशन में। और अदर जो इनके अंदर हुनर थी उसको भी निखारने का काम कर रहे थे, मोटिवेट करते थे कि आप आगे बढ़ो। उनके न रहने की वजह से इनकी जो एजुकेशन थी वो स्टॉप हो गई। पेरेंट्स का भी इनके सपोर्ट नहीं रहा, इसका मतलब यही होता है। और अगर ऐसी किसी के अंदर प्रतिभा हो, हुनर हो, तो अगर लोग उनका सपोर्ट करें तो सच में असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें जिसके अंदर जो प्रतिभा हो उसको निकालना जरूर चाहिए और उसको
संभाल कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो आगे क्या ऐसी घटना घटी प्रभा जी कि जो कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए आप। जब ये घर चली गई तो जी दुर्भाग्यवश मतलब हम लोगों से एकदम अलग हो गई। इनका जी कांटेक्ट काफी समय तक हम लोगों से नहीं रहा। जी जी प्रभा जी, एक्चुअली कारण भी होगा कि जिस टाइम की आप बात बता रही हैं उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, लोगों के पास मोबाइल भी नहीं करता था, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा गैप हो गया होगा। हाँ, तो इस वजह से मतलब जैसे नहीं था हम लोगों के पास, ना इनके पास ही था, क्योंकि बहुत कम हुआ करते थे उस समय। जी जी जी, मोबाइल अवेलेबल नहीं थे और बच्चों को तो खास तौर से नहीं देते थे पेरेंट्स। नहीं दिए जाते थे, तो काफी लंबा टाइम हुआ। और कई बार मतलब हम लोगों ने सिर्फ आइडस था, तो कई बार हम लोगों ने लेटर भी लिखने की कोशिश की, जी लेकिन सुविधाएं इतनी कम थी कि कभी पहुंच पाया कभी नहीं। तो जी इस वजह से इनका कांटेक्ट काफी लंबा समय तक मतलब हम लोगों से टूट चुका था जी टूट जी गया जी था। तो जैसे अकेली रह गई, तो इन सब कारणों से ये अपने माइंड पर हमको लगता है जैसे कि ज्यादा भार हुआ, क्योंकि इनकी जो छोटी बहनें थी वो भी प्रोग्रेस कर गई, शादी हो गई, सब अपने अपने यहाँ चली गई। जी 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 और हम लोग जैसे आगे बढ़े, जी तो लास्ट में इनका कांटेक्ट हमसे हुआ जब नंबर मिला बहुत दिनों के बाद, जी 2010 में जब हम बीएड कर रहे थे। जी 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 तो उस समय हमारी इनकी बात हुई, तो पूछा कि क्या कर रही हो, तो ऐसे बोली कि कुछ नहीं, हम तो घर पे हैं बैठ मतलब। तो कहे कोई बात नहीं। तो उस समय बात हुई। फिर उसके बाद में जैसे इनके जी माइंड पर मतलब थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। 10 तक भी ये सही थी, जी अच्छा, जी जी लेकिन उसके बाद दिक्कत आने लगी। तो प्रभा फिर जी, दिक्कत किस प्रकार की आने लगी, मतलब सरिता जी को? ये जैसे पहले तो हमको ऐसा लगा बात करने से कि जैसे मेंटली प्रॉब्लम, जैसे अब ये डिप्रेशन में आ चुकी थी। जी 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 तो उस समय तो बात करती थी, लेकिन जब हम लोग बात जब मतलब फिर कुछ गैप हुआ, तो बाद में जब इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ कुछ सालों के बाद, यानी 2017 में, उस समय अ, मेरा सेटलमेंट हो चुका था। जी तो हमको लगा कि अब चलो कांटेक्ट करते हैं अगर कुछ हो सके। तो फिर हम कांटेक्ट किए, तो इनकी मम्मी फोन उठाई जब किए, तो कहीं कि अगर जी सरिता से बात होगी तो कुछ भी बोल सकती है। पर जी हमने कहा कि कोई बात नहीं, बोलने दो। तो ये बात भी हमको वास्तव में नहीं पता थी, लेकिन इनकी मम्मी ने खुद बताया कि जी 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 बेटा सरिता मतलब थोड़ी दिमाग उसको अब कम, मतलब दिमाग कहने की का मतलब वो थोड़ा सा मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तो कुछ भी बोल सकती हैं। तो जी हम कहे कि कोई बात नहीं, भाई, बोलेंगी तो। दोस्त हैं, दोस्त का फर्ज होता है कि अगर हमारा दोस्त किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसका सलूशन करें, और उसको किस तरीके से उस प्रॉब्लम से दूर किया जा सकता है इसके बारे में सोचना हमारा फर्ज होता है। वही काम आपने किया यहाँ पर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? फिर ये इसलिए बाद में पता चला, जैसे इसकी मम्मी बताने लगी कि जी जैसे डॉक्टर भी बोलते थे कि अगर शादी हो गई तो हो सकता है ये सही हो जाएगी। जी तो जी इसका इलाज चल ही रहा था उस समय। जी बाद में क्या हुआ कि जब शादी की बात आई तो जी इनका इलाज बंद हो गया। तो जिससे मतलब दो उसके लोग, मेंटली जो स्थिति थी वो ठीक नहीं हुई, और शादी के बात भी पेरेंट्स कर रहे थे कि इनकी शादी कर दी जाए। शादी कर, क्योंकि जैसे अलग अलग तरह की अलग अलग मतलब सजेशन इनको कोई देता होगा, जैसे डॉक्टर्स भी जी दिए। जी 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 तो डॉक्टर्स फिर होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि देखिए बेटियां घर वालों के लिए बोझ नहीं होती हैं, लेकिन आसपास का जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, जो लोग होते हैं, उनको ज्यादा बोझ लगने लगती हैं। हाँ, तो मतलब आई तो, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, थोड़ी से सुधार और आना चाहिए जी था। लेकिन इलाज बंद हुआ वहीं से। तो
फिर इनकी शादी कर दी गई। और शादी के बाद जैसे फिर और दिक्कतें आने लगी, बीमार पड़ना सब कुछ। जी। तो इससे ये जूझ शादी के रही। बाद कौन सी बीमारी, और जिससे शादी हुई इनकी, थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ में चलेंगे हम लोग प्रभा जी, दर्शक भी जानेंगे इनके बारे में। इनके मतलब जो हस्बैंड हैं वो क्या करते थे, और वो क्या दिव्यांग जन थे कि कैसे थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इनके हस्बैंड को मतलब वो भी दिव्यांग ही थे पूरी मतलब तरह। दृष्टिबाधित थे। हाँ, दृष्टि बाधित ही थे वो भी। जी और इनकी पर्सनल लाइफ ऐसी रही। दिक्कत ये है कि इनका भी कोई बस ऐसे ही प्राइवेट छोटे मोटे काम ही करते थे, ना के बराबर। कहने का मतलब कोई परमानेंट ना तो जॉब थी, और केवल पेरेंट्स अपना बोझ उतारने के लिए शादी कर दिए, और अच्छा लड़का भी अपने बेटी के लिए नहीं ढूंढा। नहीं ढूंढा। और फिर बस इनका काम, हम तो जैसे बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है बस सिर्फ जो पेंशन आती है उससे या फिर छोटे मोटे कामों से। जी 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 कुछ मतलब तब से और बीमारी बढ़ने लगी। तो जी। काफी परेशान हुई ये तो उसी। बीमारी कौन सी हो गई फिर? मेंटली डिसऑर्डर तो ये पहले से थी, डिस्टर्ब थी, उसके बाद इनको कौन सी बीमारी हुई? उसके बाद एक बीमारी तो हमको पता चला टीबी की थी। तो जी लेकिन जिसका इलाज हो सकता था, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं। लेकिन ये है कि काफी, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन थी तो जैसे अपने अनुसार इलाज हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो नहीं, समझो। कभी गैप करके भी इलाज हुआ। तो ऐसे ऐसे चल के इनको अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। और जी फिर अब कुछ दिनों से इनको ज्यादा ही दिक्कत, जैसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जी जी फिर बाद में जैसे पहले वाली ही जांच दिखाई गई इनकी तो उसमें फिर जी यही बीमारी निकली। तो फिर भी जैसे लास्ट टाइम जब आया तो ज्यादा सीरियस हुई तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जी जी 8 जुलाई को। जी। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इनके पेरेंट्स आए हैं इनके पास? नहीं, इनके पेरेंट्स तो नहीं पहुंचे, मतलब मतलब इतनी बुरी कंडीशन बेटी की है, उसके बावजूद भी माता पिता और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो कोई नहीं, और मतलब जो इनके हस्बैंड भी हैं वो भी विजुअली चैलेंज्ड हैं। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए संघर्ष अकेले ही करते रहे। हाँ, इनको जब सूचना दी गई यहाँ तक का, इनके जी पेरेंट्स ने ये भी कहा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, अब जी तो जी। आप लोगों की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेटी की शादी कर दी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो रहे या ना रहे। यही चीज। आज के टाइम पे भी पेरेंट्स की कैसी सोच है सुनिए, कि अगर बेटी दृष्टि दिव्यांग है, इस वजह से उन्होंने शादी कर दी, और उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि इनकी बेटी के अंदर इतना हुनर, इतना मतलब कला है, कला थी। अगर उसको ये मोटिवेट करते, आगे बढ़ाते, तो इनके और ही जो बच्चे मतलब हैं उनसे भी कहीं आगे निकल सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसका परिणाम ये मतलब भुगते कि जो कि इनके बीच में इनकी बेटी नहीं है। क्यों प्रभा जी, यही बात है ना? बिल्कुल एकदम यही बात है। जी क्योंकि अगर मतलब प्रतिभाओं, जैसे मेरा मानना तो ये है कि जी प्रतिभाओं को पहचानना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी और अगर जैसे कोई दिक्कत है तो मेरा जी तो सोच ये है कि जैसे प्रॉब्लम उसकी समझना चाहिए, और अगर हम उसकी प्रॉब्लम में साथ देंगे उसका, तो वो इंसान आगे बढ़ता जाता है, पीछे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। तो बिल्कुल सही बात है, अपनी तरीके से उन्होंने पूरा प्रयास किया और दवा किया, दुआ किया, लेकिन कई बार होता है कि इन सब के बावजूद भी चीजें नहीं सुलझ पाती हैं। वही चीज मतलब सरिता जी और उनके हस्बैंड के साथ भी रही।
क्यों प्रभा जी? हाँ, बस यही रही, क्योंकि बराबर जब कुछ पूछो तो यही बताते थे। जी और जी। के हस्बैंड ये भी कहते थे कि हम तो बहुत परेशान हो चुके, मतलब इलाज करते करते, उस समझ जी में नहीं आता क्या करें। जी, उसका कारण था क्योंकि वो भी इकोनॉमिकल रूप से भी स्ट्रांग नहीं थे और सेम मतलब परिस्थितियां भी एक ही जैसी थी और उसमें किसी का सपोर्ट नहीं था जो कि इंटरनल उनको मोटिवेट कर सके और उनको संभाल सके। तो इस क्योंकि देखिए, जब कंडीशन हमारी बुरी होती है ना, तो लोग अगर ऐसे भी कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं ना, तब भी ये सबसे बड़ी ताकत लगती है, सबसे बड़ी पावर मिल जाती है और इंटरनल रूप से हम काफी स्ट्रांग लगते हैं। उनके पास कोई नहीं था और परिस्थिति ऐसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें एक दूसरे के पास कोई आना जाना नहीं चाहता है और उन्होंने अकेले इस चीज को मतलब संघर्ष के साथ उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए और वो संघर्ष लास्ट टाइम तक करते रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए। तो प्रभा जी, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि आप विजुअली चैलेंज्ड मतलब जो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं और दिव्यांगजनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जैसे जो भी हमारे समाज में अगर ऐसे कोई माता पिता हैं जिनके घर में दृष्टिबाधित या फिर किसी तरह के अगर हैं विकलांग, या मतलब कोई भी दिक्कत है, तो उनका साथ दें, उनको घर में ना बिठा के, और उनको पढ़ने लिखने में या जो जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसमें उनको जी, आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि उनको दूसरे जैसे आपके घर में और बच्चे हैं, उसी तरह अगर आपके घर में किसी भी तरह के दिव्यांगजन बच्चा आपके घर में आ जाता है तो उसकी भी परवरिश, उसकी भी केयरिंग उसी तरीके से की जाए जिस तरीके से आप अपने अदर बच्चों की केयरिंग करते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने कही क्योंकि अगर उसी की तरीके से आप केयरिंग करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे तो वो सब कुछ काम करेगा और अंदर से वो जब स्ट्रांग होगा, वो अगर आप उसको हमेशा ये कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो सच में उसके अंदर क्या है कि वही निगेटिव थिंकिंग डेवलप होती जाएगी और वो पॉजिटिव थिंकिंग कर ही नहीं पाएगा तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकता है। और काश अगर सरिता के पेरेंट्स ने उसका सहयोग किया होता और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया होता तो आज जो वो हम लोगों के बीच में नहीं है, वो एक अच्छी राइटर होती, अच्छी वो पोइट्री लिखती है और वो स्टोरी लिखती थी, गेम में वो काफी अच्छी थी, एजुकेशन में अच्छी थी। अगर प्रयास करके उन्होंने हायर एजुकेशन उसको दिलाई होती तो आज वो किसी पोस्ट पे होती और उनका भी नेम एंड फेम बढ़ता और सोसाइटी में उसको भी एक मुकाम मिल सकता। तो इस बात का मैं यहाँ पर सभी माता पिता से यही मतलब कहना चाह रही हूँ कि वो चाहे आपका बच्चा दिव्यांग हो चाहे गैर दिव्यांग हो, किसी के साथ आप भेदभाव ना करिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो माता पिता को कभी हार नहीं मानना चाहिए। वो हमेशा चाहे जैसा भी बच्चा हो बस उसको मोटिवेट करें पॉजिटिव होकर, तो सच में एक चमत्कार होगा। और जो मतलब दिव्यांगजन है और जिनके अंदर इतनी प्रतिभा है और वो भी विलक्षण प्रतिभा है, तो वो प्रतिभा का सम्मान मिलेगा और सोसाइटी समाज उनको सैल्यूट करेगा। और क्योंकि देश के विकास में, समाज के विकास में सभी का योगदान होना जरूरी होता है, चाहे वो दिव्यांगजन हो चाहे वो गैर दिव्यांगजन लोग हों। जब सबका सहयोग होगा तभी वहां पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो
बस आज इतना ही। हम आपके बीच में फिर एक न्यू स्टोरी के साथ हाजिर होंगे और डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से प्रभा जी आप आई, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और सभी जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, आपको सुने, उन लोगों ने बहुत कुछ आपसे सीखा। तो मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाइए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं और दूर दराज के लोग जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनको ये जरूर भेजिए, सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो लोगों की थिंकिंग जरूर चेंज होगी। थैंक यू सो मच। बाय। धन्यवाद। बाय।